हमने सबसेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया था, अब हम सीखेंगे ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉक्स बनाएंगे, ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ रूल होते हैं। जैसे ऑब्बाउ रूल अपना एनर्जी वाला था, वो तो यहां भी लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहां ऑर्बिटल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ऑर्बिटल में जब फिलिंग करोगे तो कैसे करोगे, हुंड्स रूल उसके बारे में बताता है। ठीक, तो अपन रूल लिख लें पहले। क्या है? नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग in orbitals in subshell until each orbital is occupied by electron with parallel spin, with parallel spin। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले आपको ऑर्बिटल के बारे में बता देता हूं मैं। जैसे एस सबसेल है तो इसमें एक बॉक्स होता है, पी सबसेल है इसमें 3 बॉक्स होते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबसेल है इसमें 5 होते हैं, और एफ सबसेल में 7 होते हैं, इस तरीके से। अब इसमें फिलिंग कैसे करोगे मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपको कभी एस में 1 भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे फिल करते हैं इसको, हम ऐसे फिल करते हैं इस तरीके से, या आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते हो, आधा एरो ऐसा। अगर एस में मुझे 2 फिल करने हैं तो मैं क्या करूंगा, पहले ऐसे फिल करूंगा और फिर अपोजिट स्पिन का फिल करूंगा ऐसा। इसी तरीके से मान लो पी में मुझे फिल करना है 1, तो मैं कैसे फिल करूंगा, इस तरीके से ऐसा। एक पी में फिल करना है 2, तो कैसे फिल होगा आपका 1 और 1 2 ऐसा। आपको एक ही साथ फिल नहीं करना, यहां पे हुंड्स रूल लगाना है। हुंड्स रूल क्या कहता है कि पहले सिंगल सिंगल भरेंगे फिर वापस आएंगे पेयरिंग करने। जैसे P3 भरोगे तो P3 कैसे भरोगे, 1 2 3 ऐसा। P4 कैसे भरोगे, P3 तक तो पहुंचना ही है, कैसे देखो 1 2 3 और ये चौथा, इस तरीके से। P5 कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। P6 कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। अब डी में बताता हूं। डी में सपोज करना है D8, इसको फिल करना है, तो कैसे फिल करोगे आप देखो, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे फिर पेयरिंग कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे फिल करना है। सपोज आपको फिल करना है D6, तो D6 कैसे फिल करोगे, देखो D6 फिल करोगे 1 2 3 4 5, पहले सिंगल सिंगल करना फिर पेयरिंग कराना, इस तरीके से हम फिल करते हैं। ठीक है, तो फिलिंग देख लो कैसे करानी है आपको। अब इसमें एक रूल हमने ऑब्बाउ पढ़ा, एक रूल हमने हुंड्स पढ़ा, सिंगल सिंगल फिल करते हैं। अब यहां पर आप बोलोगे सर एक एरो आपने ऊपर और दूसरा नीचे क्यों फिल करा, तो उसके लिए जो रूल लगाया मैंने वो होता है पॉलीज रूल, या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, है ना। मैं पॉलीज रूल लिख रहा हूं। तो पॉलीज रूल क्या होता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स will have all the four क्वांटम नंबर सेम। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती है, ठीक है, या कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, ऐसे भी याद कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप उठाओगे उनकी क्वांटम नंबर सेम नहीं आएगी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फिल करना है और क्वांटम नंबर कैसे अलग आती है उसके बारे में। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन एग्जांपल से समझते हैं कुछ। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे Fe2+ का आपको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है, टोटल स्पिन बताना है और मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। ठीक है, अपन सारी चीजें इसमें कवर कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं।
तो Fe2+ का फिल करने के लिए सबसे पहले आपको सबशेल वाला फिल करना होगा, जो लास्ट टाइम पे हमने सीखा था, ठीक है। तो सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो पहले मैं Fe का लिख रहा हूं, Fe का। तो Fe क्या होता है 26, और इसको मैं ऐसे फिल कर रहा हूं AR तक क्या होता है 18, और इसके बाद क्या होता है 4s2 20 और 3d6 26। ये किसका हो गया Fe का। अब मुझे Fe2+ का भरना है, ठीक है। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है, तो AR 2 इलेक्ट्रॉन कहां से उड़ाओगे, मैंने आपको बताया था 4s से उड़ाएंगे, क्योंकि आउटर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 6 हो जाएगा। 4s को आप हटा भी सकते हो। अब AR तक जो है वो आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 रहेगा, तो वो तो पूरा का पूरा भरा होगा। मैं क्या करूंगा 3d6 में फिल करना स्टार्ट करूंगा। तो एक काम करता हूं, पहला एग्जांपल है तो मैं पूरा ही फिल करके आपको बता रहा हूं। AR तक का क्या होगा देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये AR तक का हो गया। 4s तो हट गया, तो 4s 0 लिख देता हूं मैं, ना। और 3d क्या है 6। अब इसमें मुझे बॉक्स में फिल करना है, तो कैसे फिल करूंगा देखना। S में कितने बॉक्स होते हैं 1, फिर S में 1, फिर P में कितने होते हैं 3, फिर S में कितने 1, फिर P में कितने होते हैं 3, फिर S में कितने 1 और D में कितने होते हैं 5 बॉक्स। इस तरीके से बना लो ऐसा। अब इसमें मैं फिल करूंगा 1s में कितने फिल करना, ये 1s है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 और 3d 6 Fe2+ का, ठीक है। अब कैसे कैसे फिल करोगे ध्यान से देखना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे फिल करते जाना। फिर 1 2 1 2 3 4 5 6, पहले सिंगल सिंगल भरोगे, फिर उसके बाद पेयरिंग करोगे। इधर तो कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, 6 फिल करने देखना। 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 ऐसे फिल करोगे। तो इस तरीके से अपन फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल वाला। तो ये सबशेल वाला हो गया, ये ऑर्बिटल वाला हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई इसकी, ठीक है। अब मुझे टोटल स्पिन निकालना है। तो टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या था, TS इज इक्वल टू टोटल स्पिन प्लस माइनस n/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ यहां अनपेयर्ड कितने हैं। अनपेयर और पेयर कैसे चेक करते हैं, अगर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं आपने, एक ही बॉक्स में 2, तो वो पेयर होता है, ठीक है। अनपेयर कहां, जहां सिंगल सिंगल दिखेंगे। तो आप पूरा का पूरा डायग्राम देखो, ऑर्बिटल डायग्राम, इसमें आपको अनपेयर यहां मिलेगा 1 2 3 और 4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 4। तो टोटल स्पिन हो गया प्लस माइनस 4/2, मींस क्या हो गया प्लस माइनस 2 ऐसा। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है √n इंटू n+2, और वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने निकाले आपने 4, तो 4 इंटू 4 + 2 4 + 2 6 होता है। तो 4 इंटू 6 कितना आ गया √24। यूनिट लिखना हो तो BM लिखते हैं, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं। नोट कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा Cu2+ है, ठीक है। तो इसका पहले मैं कॉपर का बना रहा हूं। तो कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, बताया था मैंने आपको। AR 4s1 3d10 ये होता है इसका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कॉपर 2+, तो क्या करोगे Cu2+ का लिखोगे सबसे पहले सबशेल वाला। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से उड़ाओगे 4s से, तो 4s 0, एक और उड़ाना है तो D से, तो 3d9 ये बनेगा। अब मैं इसको पूरा नहीं भर रहा हूं, लास्ट एग्जांपल में भर चुके हैं अपन, समझ गया होगे। AR का पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक तो भरेगा। मैं सिर्फ इतने पार्ट का भर देता हूं, ठीक है। ये भी खाली है तो ये भी नहीं भर रहा, D9 भर रहा हूं मैं, 3d9। देखना जरा कैसे भरेंगे। अब मुझे 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरीके से ये हो गया 3d9। अब आप मुझे बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, एक ही दिख रहा है आपको, सिंगली फिल्ड है ना। तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगा, टोटल स्पिन हो जाएगा प्लस माइनस n/2, तो प्लस माइनस 1/2। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इज √n इंटू n+2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो 1 इंटू 1+2, और 1+2 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा √3 BM इस तरीके से, ठीक है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, सोडियम 11, इसका फिल करना है आपको, ठीक है। तो सोडियम का कैसे फिल करूंगा मैं, नियोन तक तो 10 हो गए
और 3s1 ये हो गया सोडियम का। और नियोन तक का मतलब क्या होता है, अगर डिटेल में लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ऐसा आएगा। पूरा फिल करके बता रहा हूं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1s2। 2s में कितने हैं, 2, तो 2s2। 2p6 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से, है ना। 3s में कितने हैं, 1, तो ये 3s1 हो गया। तो ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, इस तरीके से फिल करते हैं। टोटल स्पिन बता दो। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, सिर्फ एक ही दिख रहा है, सिंगली फील्ड यहां पे। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस n/2 और n क्या है आपका 1, तो प्लस माइनस 1/2 आ गया। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ गया इसका, √n × n+2 फॉर्मूला होता है। तो √1 × 1+2 कितना हो गया, ये √3। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, नोट करो फिर एक एग्जांपल से और समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इतने सारे एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, नोट कर लीजिए। अगला एग्जांपल है अपना Cr+3 का। देखना, पहले मैं Cr का फिल कर रहा हूं, ये भी एक्सेप्शन होता है। तो ये आएगा आपका Ar 4s1 3d5। याद रखना एटॉमिक नंबर 30 तक 2 एक्सेप्शन ध्यान रखने, क्रोमियम और कॉपर। अब एक बार बताओ, Cr+3 करना है तो आप क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे। तो बता दो कहां कहां से उड़ेंगे, अब तो समझ गए होगे। 4s से एक उड़ेगा और 2 उड़ेंगे d से, तो ये आ जाएगा 3d3 इस तरीके से। तो आप क्या करो, d को फिल कर लो बस। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 3, तो 1 2 और 3 हो गया काम। अनपेड इलेक्ट्रॉन n कितने आ गए इसके, 3। तो टोटल स्पिन आ गया क्या, प्लस माइनस n/2 मतलब 3/2। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ गया, √n × n+2, ये लगा दिया मैंने। तो √3 × 5 √15 आ जाएगा ऐसा, इस तरीके से। समझ गए बात को। अगला एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। इफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mnx+ is √24, then find x। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। आपको x निकालना है और मैग्नेटिक मूवमेंट √24 है। तो पहले आप एक काम करो, इसमें ये पता कर लो कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, √n × n+2 मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ये है √24। ठीक है, और अब आप यहां पर इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे तो लेंथी पड़ेगा। आप क्या हिट एंड ट्रायल लगा दो, जल्दी हो जाएगा। क्यों, n की वैल्यू तो अपन इंटीजर में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ऐसे ही होंगे ना अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर n को 1 रखता हूं तो 1 × 1+2 तो √3 हो जाएगा। 2 रखूंगा तो 2 × 2+2 √8 हो जाएगा। 3 रखूंगा तो 3 × 3+2 √15 हो जाएगा। जैसे ही मैं यहां पर 4 रखूंगा n की वैल्यू तो √24 आ जाएगा। देखो n अगर मैं यहां 4 रखूं तो 4 × 4+2 और ये क्या हो गया √24। ऐसे लगा लिया करो हिट एंड ट्रायल से, है ना। तो मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बनाने हैं, 4। किस में बनाने हैं, Mnx+ में। कई लोग यहां गलती ये कर देते कि सीधा 4 ही आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपको चार्ज बताना है, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन थोड़ी बताना है। तो आप क्या करोगे, पहले मैं Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। 25 Mn के लिए क्या लिखूंगा, Ar मतलब 18। ठीक है, 4s2 और 3d5 ऐसा हो गया ये, 4s2 और 3d5। अब मुझे इतना चार्ज लगाना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 बन जाए। ये तो अपना क्या है, फुली फिल्ड। पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे फिर 3d से निकलेंगे। अब एक बार बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 बनाने, तो मैं ऐसा करूं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दूं और यहां से 1 उड़ा दूं, तो d4 बन जाएगा और d4 में 4 अनपेड आ जाएंगे। चेक कर लेते हैं। तो Mn में मैं क्या कर रहा हूं, 3+ चार्ज लगा रहा हूं। जैसे ही मैं 3+ लगाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा, Ar 4s 0, 2 यहां से उड़ा दिए और 1 यहां से, तो 3d4 ऐसा दिखेगा आपको। और d4 फिल करोगे तो 4 अनपेड बचेंगे, 1 2 3 4 ऐसा 4 अनपेड बचेंगे। इसका मतलब ये सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितना चार्ज है, तो x = क्या आ गया, 3 ऐसा। तो इस तरीके से करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से कर लेना इसे। अब अगर मान लो मुझे इसी क्वेश्चन में टोटल स्पिन पूछा होता, तो टोटल स्पिन क्या होता, प्लस माइनस n/2 और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो प्लस माइनस 4/2 क्या आ जाता, प्लस माइनस 2। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया उसका एक अपन टेबल बना लेते हैं। तो इतना याद करना है आपको। क्या क्या बताया मैंने, देखो s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, और 0 नोडल प्लेन होते हैं। px का डंबल होता है 1 नोडल प्लेन, कौन सा वाला, yz वाला। अगर x है तो yz,
पी वाई का अगेन डंबल एक नोडल प्लेन, वाई है तो फिर जेड एक्स उसका नोडल प्लेन हो जाएगा। पी जेड का अगेन डंबल एक नोडल प्लेन है, और अगर यहां पी जेड लिखा है तो इसके अलावा जो बचा वो उसका नोडल प्लेन एक्स वाई हो जाएगा। डी एक्स वाई इसके खुद के लोब 45 डिग्री एंगल पर होते हैं, तो इसका नोडल प्लेन क्या मिलेगा, एक्स वाई का क्या हो जाएगा, इसके अलावा जो दो कॉम्बिनेशन है वाई जेड और जेड एक्स, इसका वाई जेड का क्या हो जाएगा, जेड एक्स और एक्स वाई, जेड एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स वाई और वाई जेड, इस तरीके से। और डबल डंबल इसके शेप होते हैं, और टोटल नोडल प्लेन दो होते हैं इसमें। जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होता है, डबल डंबल ही होता है, लेकिन इसके खुद के लोब जो होते हैं वो एक्सेस पर होते हैं। अगर खुद के लोब एक्सेस पर हैं तो प्लेन कहां मिलेगा, 45 डिग्री एंगल पे मिलेगा। तो दो नोड्स होते हैं, दो नोडल प्लेन में बोल दूं इनको, नोड्स की जगह नोडल प्लेन, दो नोडल प्लेन जो है वो कहां पर है, 45 डिग्री एंगल पर है। डी जेड स्क्वायर का नाम होता है बेबी सूत्र डायग्राम, या डोनट शेप भी बोलते हैं इसको, है ना। और इसके जो नोडल प्लेन है वो 0 होते हैं, लेकिन दो इसमें कॉनिकल नोड होते हैं। बेबी सूत्र का डायग्राम का मतलब ये कहां से आया, जो अपना शेप था वो कैसा था, एक डी जेड स्क्वायर जो अपन बना रहे थे उसमें जेड एक्सिस पर एक क्या था, लोब था। जैसे मेरे पास है डायग्राम, देखो मैं दिखाता हूं, आपका जो शेप था वो इस तरीके से था, देखना ऐसा था, देखो ये था क्या जेड एक्सिस में, और ये क्या था आपका एक्स वाई में रिंग। तो जब आप सामने से बनाते हो तो रिंग आपको ऐसी दिखती है, और ये क्या है जेड एक्सिस में। तो ये एक तरीके से खिलौना होता है बच्चों का, जो छोटे बच्चे रोते हैं तो उनका एक प्लास्टिक का खिलौना आता है, वो जब उनके मुंह में डाल देते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, तो वो उसी टाइप का डायग्राम है, कुछ ऐसा है ना, इसलिए उसका नाम रखा बेबी सूत्र डायग्राम। ठीक है, तो ये टेबल नोट कर लो और याद कर लेना। अब अगले टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स की शेप के लिए सबसे पहले ऑर्बिटल के बारे में समझ लो क्या है। तो ऑर्बिटल क्या होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ऑर्बिटल may be defined as region of space around nucleus where probability of finding electron is maximum मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मैक्सिमम टाइम कहां पर मिलेगा उसको अपन, उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल बोल देते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि 90 to 95% प्रोबेबिलिटी अगर है तो हम बोल देंगे कि वो एरिया या वो रीजन क्या हो गया स्पेस का, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल हो गया। अब ऑर्बिटल की जो शेप होती है, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, आगे अपन पढ़ेंगे जिसको, तो उसके सॉल्यूशन से ही ऑर्बिटल के बारे में हमें आइडिया लगता है। अभी तो सिर्फ हम शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट शेप ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला वाला मैं बता रहा हूं, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के बारे में पहला पॉइंट यह है कि स्फेरिकल शेप होता है, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में ही मिलेगा। जैसे अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, ऐसा। इस तरीके से हम बताते हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो। ये जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर ज्यादा है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरीके से आप इसकी एक्सिस बनाना चाहो तो बना सकते हो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ऐसा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल और नॉन डायरेक्शनल। अगला है सेकंड नंबर पे पी ऑर्बिटल।
अब ये जो p ऑर्बिटल है, ये याद करो p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। अगर आप px बनाना चाहते हो तो x एक्सिस पर डंबल बना देंगे, ठीक है, ऐसा होता है ये डंबल शेप, ठीक है। तो पहला पॉइंट में लिख रहा हूं डंबल शेप होता है। और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां पर मैक्सिमम है, इधर, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं डंबल शेप, ठीक है। और डायरेक्शनल भी आप इसको बोल सकते हो। ये कुछ इस तरीके से है, ऐसा ऐसे समझ सकते हो आप। यहां पर ये जो पॉइंट है वो ये वाला हो गया, और इस तरफ क्या है, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम है, तो ये डंबल शेप होता है। अगर आपको पी वाई बनाना है तो पी वाई भी सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब कहां बनने लगेगा, अब बनेगा ये वाई एक्सिस पर, इस तरीके से। ये एक्स थी, ये वाई, तो आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पर क्या बना दोगे, डंबल, इस तरीके से। ठीक, सेम वही डंबल होता है। पीजेड अगर आपको बनाना है तो पीजेड क्या करोगे, जेड एक्सिस में बना दोगे, इस तरीके से, ऐसा। और ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की। तो एस स्फेरिकल होता है और पी क्या होता है, डंबल। अब इसमें एक पॉइंट के बारे में और बात करते हैं जिसको बोलते हैं अपन नोड। नोड क्या होता है, द रीजन of space around a nucleus where probability of finding electron is minimum। और हम बोल देते हैं जीरो भी बोल सकते हो आप, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो या फिर मिनिमम हो तो हम उसको क्या बोलते थे, नोड। अब हमें इन सब में नोडल प्लेन के बारे में बताना है। जैसे ये तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में है, तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं नोडल प्लेन, तो एस में नोडल प्लेन कितने होते हैं, 0। कोई भी प्लेन ऐसा नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन ना हो। इलेक्ट्रॉन हर जगह होता है, क्यों, स्फेरिकल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जबकि यहां पर मिलेगा कैसे, अगर आपने एक्स में डंबल बनाया है तो जो वाई जेड प्लेन है, अगर मैं इसमें एक्सेस बना के बताऊं इस तरीके से, तो जो वाई जेड प्लेन है, ये अपनी वाई एक्सिस थी और ये जेड, तो ये प्लेन मैं क्या बोल दूंगा, नोडल प्लेन बोल दूंगा। तो px का नोडल प्लेन np कितने होते हैं, 1, और कौन सा होता है, yz। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इस वाले में py बनाया है तो इसका नोडल प्लेन, बाकी दो बचे वो लिख लो, एक होगा और कौन सा होगा, xz। क्यों, py बन रहा है तो xz प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। pz के लिए क्या होगा, xy, और नोडल प्लेन कितने होंगे, 1। तो नोडल प्लेन के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी 0 मिले। जबकि px में yz होता है, py में zx होता है, और किसमें pz में xy होता है। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अपन डी में चलते हैं, डी के डायग्राम बनाएंगे। एस और पी के डायग्राम हम बना चुके हैं, अब डी के डायग्राम देखो। डी के डायग्राम जो होते हैं वो होते हैं डबल डंबल। डबल डंबल किस तरीके से हम बनाते हैं, ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले बना रहा हूं मैं डी एक्स वाई का, और जैसा डी एक्स वाई का होगा वैसा ही डी वाई जेड का होगा, और वैसा ही डी जेड एक्स का होगा। तो मैं एक बना देता हूं, उसी को ही मैं एडिट कर दूंगा, तो वाई जेड और जेड एक्स बन जाएगा। कैसे देखना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, और जो डबल डंबल होता है, एक डंबल ऐसा और दूसरा डंबल होता है ऐसा। और उसको मैं किस तरीके से दिखा सकता हूं, ऐसा दिखा सकता हूं, देखो ये कुछ ऐसा है। ये ऐसा बना हुआ है, सामने से आपको ऐसा दिखेगा, डबल डंबल है ये, है ना। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे दिखाऊंगा,
डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, है ना। इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे बनाना है वाई जेड का, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या कर दो y और इसको कर दो z, तो वाई जेड बन जाएगा। अगर मुझे जेड एक्स का बनाना है तो इसको कर दो z और इसको कर दो x, तो ये जेड एक्स का बन जाएगा। ये हो गया एक्स वाई, ये वाला और ये वाला वाई जेड, और ये वाला और ये वाला जेड एक्स। सेम ऐसा ही डायग्राम होता है डबल डंबल। अब इसका जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हम लिखेंगे क्या, लोब्स। ये जो लोब होते हैं इस तरीके से, इनको लोब बोलते हैं ना। लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस एट 45 डिग्री एंगल। अगर मैं यहां से इसका एंगल मेजर करूं तो मैं ये बोलूंगा ये 45 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। और अगर मैं नोडल प्लेन के बारे में बात करूं तो अब हो जाएंगे दो। कैसे, जो लोब प्रेजेंट है, अगर मेरे पास एक्स वाई प्लेन में लोब प्रेजेंट है तो वाई जेड और जेड एक्स इसका नोडल प्लेन होगा, ठीक। अगर मेरे पास लोब कहां पर है, अगर एक्स वाई में लोब हुए तो वाई जेड जेड एक्स नोडल प्लेन है। अगर वाई जेड में लोब हुए तो जेड एक्स और एक्स वाई नोडल प्लेन है। और अगर जेड एक्स में लोब हुए तो एक्स वाई और वाई जेड नोडल प्लेन है। मतलब नोडल प्लेन दो होंगे, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो। इसमें कौन कौन से, इसके अलावा जो प्लेन बचे वाई जेड जेड एक्स, इसमें कौन से जेड एक्स एक्स वाई, इसमें कौन से एक्स वाई वाई जेड, ऐसा होता है। तो ये होता है डी के 3, टोटल डी में 5 होते हैं, तो अभी मैंने 3 बनाए, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। अगला देखो, अगला है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके लोब कैसे होते हैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक लोब होता है ऐसा ऑन द एक्सिस और दूसरा भी ऑन द एक्सिस, इस तरीके से, ठीक। तो जो अब लोब हो गए वो आपके कैसे हो गए, ऑन द एक्सिस हो गए। अब आपके लोब ऐसे हो गए, ये इस तरीके से हो गए, है ना। थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूं, ऐसे हो गए लोब आपके, है ना, इस तरीके से। तो एक लोब है एक्स एक्सिस पर और एक है वाई पर, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगी आपको, इनके अंदर, ऐसा। इस तरीके से अपन बनाते हैं ना। तो इसके पॉइंट क्या लिखेंगे, लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस पर, है ना। और अब बताओ नोडल प्लेन क्या होगा, मैं ये बोलूंगा टू नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट एट 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल मतलब अब इसके लोब एक्सिस पर है तो यहां से एक प्लेन मिलेगा इधर वाला, ठीक। अगर एक्स वाई बनाया है तो ये वाला एक प्लेन मिलेगा 45 डिग्री एंगल पे और एक इधर वाला प्लेन मिलेगा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। तो दो नोडल प्लेन इसमें भी होते हैं लेकिन 45 डिग्री एंगल पे होते हैं। एक लास्ट डायग्राम और है डी जेड स्क्वायर का। डी जेड स्क्वायर कैसा होता है, ध्यान से देखना। ये अपनी है जेड एक्सिस और इस पर लोब है इस तरीके से, ठीक। और एक इसमें एक्स वाई प्लेन में रिंग होती है ऐसी। तो होता कैसा है ये, उसको मैं दिखा देता हूं आपको, देखना ध्यान से। ये अपना जो डंबल बना है वो जेड एक्सिस पर बना है, ठीक है, ये जेड एक्सिस पर है। और जो रिंग है वो इस तरीके से है, ऐसी, ऐसा है ये। तो ये हो गया डंबल और ये हो गई इसके अराउंड रिंग, ठीक है, ऐसी होती है, देख लो। तो जो रिंग है वो एक्स वाई प्लेन में है और डंबल किस में बना है, जेड एक्सिस पर बना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर है, इसमें डंबल में भी है और इस रिंग में भी है, इस तरीके से।
तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लोब इज प्रेजेंट, जो एक लोब है प्रेजेंट ऑन जेड एक्सिस, तो जो लोब है वो जेड एक्सिस पर होता है, और अ रिंग इज प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। तो रिंग कहां पर होती है? एक्स वाई प्लेन में होती है। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी तो यहां तीनों ही जगह है, एक्स वाई में भी है, जेड में भी है। तो हम लिखेंगे नो नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट। तो नोडल प्लेन होते ही नहीं है, बट टू कॉनिकल नोड्स आर प्रेजेंट। दो कॉनिकल नोड होते हैं इसमें, और हम कैसे ड्रॉ करते हैं उनको? इस तरीके से। जो अपनी रिंग थी ना, तो रिंग के ऊपर से ऐसा इस तरीके से एक कोन बनता है ऊपर, ऐसा बना सकते हो, और एक बनता है इधर नीचे। तो दो कॉनिकल नोड होते हैं। कैसे बता सकते हो आप? देखो ध्यान से देखना। जैसे ये था अपना ऐसा, तो किस तरीके से निकल रहे होंगे ये कोन? कैसे बनना होगा? एक ऐसा, ठीक, और एक ऐसा, इस तरीके से यहां से ऐसे निकल रहे होंगे दो, और वैसे यहां नीचे भी निकल रहे होंगे। तो दो यहां पर क्या होते हैं? कॉनिकल नोड होते हैं। तो ये नोट कर लो और इनको याद कर लेना डायग्राम कैसे कैसे होते हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक टेबल बना देता हूं जिसमें आप नोडल प्लेन और कौन कौन से नोडल प्लेन है वो याद कर लेना। पहले ये नोट कर लो, फिर मैं बना देता हूं। अब चलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर। तो ध्यान से समझना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एग्जाम से ओरिएंटेड ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और किस टाइप के आने के चांसेस हैं, अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इट डिस्क्राइब्स द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अराउंड 3D मोशन बताती है इलेक्ट्रॉन के। और इक्वेशन क्या होती है वो लिखेंगे, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। एक छोटी सी इक्वेशन है ये, जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं, है ना, अपने आप में बहुत बड़ी है। अब ये जो साई है वो क्या होता है? साई होता है यहां पर वेव फंक्शन। साई इलेक्ट्रॉन का क्या है? वेव फंक्शन है। एम जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई होता है टोटल एनर्जी, और वी होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और एक्स वाई जेड अपनी एक्सेस है। तो ये इक्वेशन होती है आपकी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, हमें सॉल्व नहीं करना, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं क्या होता है। इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो साई की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एम एच वगैरह पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात और, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में सॉल्व नहीं करते, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करते हैं। तो होता क्या है, जो एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है हमारे, उसको हम कन्वर्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, आर थीटा और फाई में। हमें करना नहीं है, मैं बस प्रोसेस बता रहा हूं क्या होती है। तो एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई पोलर कोऑर्डिनेट में हम कन्वर्ट करते हैं, और जब कन्वर्ट हो जाता है तो इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो हम पॉइंट लिख रहे हैं यहां पर, पहला, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट वी गेट different values of psi।
जैसे मान लो आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करी तो उसके दो रूट आए, जिसमें से एक रूट काम का है और एक रूट काम का नहीं है, तो जो काम का रूट होता है वही हम यूज करते हैं, जो काम का नहीं होता उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उसी टाइप से यहां पर होता है, सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, जो साई की वैल्यू आई उसके बारे में, सम ऑफ देम आर मीनिंगफुल वैल्यूज, सम ऑफ देम आर मीनिंगफुल वैल्यूज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। तो जो मीनिंगफुल वैल्यू होती है उसको आइगन वैल्यू बोलते हैं अपन, ठीक है। साई की मान लो साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 एंड सो ऑन, मान लो बहुत सारी वैल्यूज आई आपकी, ठीक है। उनमें से मीनिंगफुल साई 2 और साई 4 ही है, या साई 2 या साई 3 ही है, तो उन वैल्यूज को हम मीनिंगफुल या आइगन वैल्यूज बोलते हैं। सी, जो आपका वेव फंक्शन होता है जब पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करते हो तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट को डिनोट करते हैं आर, आर से, मतलब स्मॉल आर के टर्म में एक फंक्शन बनेगा, ठीक है। और एक होता है एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट, एक तो आर वाला फॉर्म बन गया, एक थीटा फाई होता है, तो एंगुलर पार्ट में क्या होता है, थीटा फाई वाला फॉर्म होता है। तो जब वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी मैं आपको लिख के भी बताऊंगा वेव फंक्शन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक आर वाला पार्ट आएगा और एक एंगुलर वाला पार्ट आएगा, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि फॉर एस ऑर्बिटल, कोई सा भी एस हो, 1s 2s 3s 4s, ऐसा देखा गया फॉर एस ऑर्बिटल्स देयर इज नो एंगुलर पार्ट, नो एंगुलर पार्ट। एस के लिए कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता, सिर्फ रेडियल पार्ट होता है। पी और डी के लिए एंगुलर पार्ट मिला, पी डी और एफ के लिए, एस के लिए एंगुलर पार्ट नहीं होता, ध्यान रखना। और ई, स्पिन क्वांटम नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय solving Schrödinger वेव इक्वेशन। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें स्पिन क्वांटम नंबर पता नहीं चलती। हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करते हैं। ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, मतलब वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन है ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए। अगला पॉइंट, साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई स्क्वायर क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में बताता है। अगर साई स्क्वायर मैक्सिमम हुआ तो हम बोल देते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और साई स्क्वायर मिनिमम या फिर 0 हुआ तो हम बोल देते हैं कि नोड प्रेजेंट होगा। ऐसा होता है। अब अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट लिखा था, क्या पॉइंट लिखा था कि हम स्पिन क्वांटम नंबर नहीं निकाल सकते। तो साई से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि फॉर साई 210 फाइंड द ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल होगा, दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकालो, ऑर्बिटल भी निकालो और ऑर्बिटल एंगुलर
मोमेंटम। तो ऑर्बिटल बता दो क्या है, कैसे पता चलता है? देखो ये जो साई 210 लिखा है इसको हम ऐसे लिखते हैं साई एन एल एम। जब कभी भी हम साई को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे करते हैं एन एल एम। तो यहां एन क्या हो गया 2, एल क्या हो गया 1, एम क्या हो गया 0। तो इसको मैं लिखूंगा 2, L1 किसका होता है P, और याद करो M0 किसका होता था? इनमें से M0 किस बॉक्स का होगा? बीच वाले का। तो बीच वाले का M0 होगा, इसका मतलब क्या बोल दूंगा मैं? इस वाले का 0 है ना, और ये बीच वाला क्या होता था? Z। तो मैं ऑर्बिटल बोलूंगा 2pz होगा। इस टाइप का क्वेश्चन होता है एक। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट करने के लिए आपको ये तो पता चल गया कि 2pz है, तो P है तो P के लिए L क्या है 1, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? √L इंटू L प्लस 1 कट h या h बार h/2 पाई। तो ये हो गया √2 कट h, इस तरीके से। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलो एक बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं कि साई, एक क्वेश्चन और, फॉर साई 400 बताओ कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो कैसे लिखोगे? 4, ये हो गया n, ये l और ये m। तो 4l0 पर क्या होता है? s, और s के लिए l इक्वल टू 0 पर m0 होता है। इस तरीके से। एक और बताओगे? एक और कर लेते हैं। साई 520 इसका बताओ क्या लिखोगे? n l m, 5l इक्वल टू 2 पर d, और बीच वाला बॉक्स कौन सा होता था? 0 वाला, dz²। ऐसा। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं किसी भी ऑर्बिटल के बारे में। अब नोट कर लो, फिर इसमें एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल होता है, इसमें नोट वगैरह पूछते हैं तो वो मैं आपको करवाता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल के बारे में बता रहा था मैं, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखने में बड़े डरावने से होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है। ध्यान से देखो, पहला वेव फंक्शन 2s के लिए दे रखा आपको ऐसा। अच्छा, यहां पर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट। इनटू में एंगुलर पार्ट यहां आता नहीं है, क्यों? s का फंक्शन है, s में कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता। एंगुलर पार्ट अगर कभी दिखेगा तो ऐसा दिखेगा sin थीटा cos फाई, इस टाइप से कुछ दिखेगा, है ना। तो ये 2s है, s है तो कोई एंगुलर पार्ट नहीं है, सिर्फ रेडियल पार्ट दे रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं। r इज इक्वल टू r0 पर एक नोड फॉर्म हो रहा है, रेडियल नोड फॉर्म हो रहा है। रेडियल को अपन स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं ना। दस फॉर 2s फाइंड r0 इन टर्म्स ऑफ a0। कैसे करना है? मैंने आपको बताया था कि नोड बनेगा, इसका मतलब साई स्क्वायर को 0 करना है, पीछे लिखा है हमने। तो इसके स्क्वायर को 0 कर दो। अच्छा, इसके स्क्वायर को 0 करोगे, इसका मतलब इसी को 0 कर दो मैथमेटिकली, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो इसके स्क्वायर को 0 करो मतलब इसी को 0 कर दो। अब देखो ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है बचपन से। a0 होता है बोहर रेडियस, ये भी कांस्टेंट है, क्यों? a0 होता है 0.53, बोहर रेडियस बोलते हैं इसको। तो ये भी कांस्टेंट है आपका। e वाला वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो ये जो वैल्यू बची, ये वाली, ये वेरिएबल होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 माइनस r/a0, इसको 0 रखना है, और r को यहां r0 पुट कर देना, क्यों? r इज इक्वल टू r0 पे नोड बन रहा है ना। तो यहां से r0 आ जाएगा आपका 2a0। मींस ये वैल्यू जब पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये रेडियल नोड आ गया आपका। इस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और समझ लो, बहुत ईजी है। 3s का आपको वेव फंक्शन दे रखा है, अगेन नो एंगुलर पार्ट। देखो 3s है तो कोई एंगुलर पार्ट होगा नहीं, क्योंकि s में एंगुलर होता ही नहीं है। वेयर सिग्मा इज इक्वल टू, ये कुछ यहां बड़ा सा आ रहा होगा ये, तो उसको उन्होंने सिग्मा मान लिया। अब आपको बताना मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या करना है वही आप जानते हो। साई स्क्वायर को 0 रखने का मतलब इसी को 0 रख दो। ये कांस्टेंट है, यहां पर a0 ही आएगा यहाँ पे, है ना, a0 कर लेना। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और e भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो होगा ये क्या होगा? 0। सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है क्या? रूट वगैरह डायरेक्ट तो नहीं बन रहा, तो हम सीधाचार लगाएंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a लगा देंगे। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस √36 माइनस 24। कितना हो गया? 36 माइनस 24, 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें इसको। 6 प्लस माइनस, इसको 2√3 लिख सकता हूँ, √12 को बाई 2। नीचे से 2 को काटेंगे कैसे? ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस √3। यहां से 2 कॉमन लेके नीचे से उड़ा देना। अब यहां पे सिग्मा की 2 वैल्यू आई, क्या? 3 माइनस √3 और एक सिग्मा आया 3 प्लस √3। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछिए। देखो नोड तो आपको दोनों जगह मिलेंगे, ये वैल्यू छोटी ये बड़ी है तो ये पहले मिल जाएगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस देगा, और ये क्या देगा? मैक्सिमम डिस्टेंस देगा।
तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो सिग्मा को आप यहां से 2RZ अपॉन 3A0 पुट कर दो, अपॉन 3A0, ये आपका आ जाएगा आंसर। यहां से R निकाल लो तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 3A0 बाई 2Z 3 प्लस √3, ऐसा होता है। तो इस तरीके से अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं रेडियल नोड की। मान लो क्वेश्चन में मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिखते, अपन ये वाला ले लेते और यहाँ 3 माइनस √3 आंसर आ जाता। समझ गया बात को? तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन करने हैं। नोट करो, फिर हम ग्राफ पे चलेंगे। अब इसके एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ग्राफ पर चलते हैं। अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग ग्राफ बनते हैं। क्या क्या बनाने हैं आपको देखो। फॉर एस ऑर्बिटल सबसे पहले बता रहा हूं मैं। एस के लिए पहला केस है साई वर्सेस आर का। अब साई वर्सेस आर का जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन पता होनी चाहिए, उससे आप ग्राफ बनाओगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी इक्वेशन याद रखने में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं किस तरीके से आप याद रख सकते हो सारे ग्राफ। कैसे? उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? रेडियल नोड। रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। रेडियल नोड का मतलब होता है स्फेरिकल नोड, मतलब किसी पर्टिकुलर r डिस्टेंस पर आपको नोड मिल जाए तो उसको बोलते हैं अपन रेडियल या स्फेरिकल नोड। ध्यान से देखना, साई वर्सेस r का ग्राफ बना रहा हूं मैं। सबसे पहले 1s के लिए, तो 1s के लिए साई वर्सेस r कैसे बनेगा? आपको क्या करना है, बस पहला ग्राफ याद रखना है। अगर आप पहला याद रख लोगे तो सारे नेचर इसी टाइप के होते, तो आपको मैं और याद करवा दूंगा। तो 1s का ग्राफ ऐसा होता है, और इसको याद रखने के लिए आपको पता है भाई, बॉयल्स लॉ का ग्राफ ऐसे याद कर लेना, पहले कभी पढ़ा होगा, है ना। तो साई वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना आपको पहला। अब इसी से मैं सेकंड कैसे बनाऊंगा? ये 1s का हो गया। अब देखो b 2s का, तो 2s का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? अब रेडियल नोड लगाओगे। कैसे? अगर मैं यहां पर रेडियल नोड निकालता Rn, तो क्या आता? 1s के लिए n की वैल्यू 1, फॉर्मूला वो लगा रहा हूं, है ना। s के लिए l की वैल्यू 0, और फिर से एक -1 है तो ये 0 आ गया। रेडियल नोड 0 का मतलब है कि ये जो साई वर्सेस r का ग्राफ है, इसमें r कभी कट नहीं कर रहा, r वाली एक्सिस को, मतलब ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो रही। रेडियल नोड 0 मतलब कभी भी 0 नहीं होगी ये वैल्यू। अब यहां पर देखना जरा, इसका अगर मैं रेडियल नोड निकालूं, किसका? 2s का, तो n की वैल्यू बोलो 2, l की वैल्यू s के लिए 0, -1, कितना आ गया ये 1। रेडियल नोड 1 आने का मतलब है एक कट लगेगा। और कैसे कट लगाना है आपको? ऐसे देखो, नेचर वैसे ही रहेगा, बस एक कट लगा देना इस तरीके से। लग गया एक कट यहां पे, मतलब एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू ले जानी है आपको। तो ये 2s का हो गया। अब 3s का कैसे बनाओगे? देखो 3s का बना रहा हूं मैं, साई वर्सेस आर का, ध्यान से देखना। अच्छा, इसका रेडियल नोड निकालो, बोलो रेडियल नोड कितना आएगा? n माइनस एल माइनस 1 से 3 माइनस 0 माइनस 1, कितने? 2। रेडियल नोड 2 का मतलब 2 कट लगेंगे। और कैसे कट लगाने हैं आपको? देखो, एक जाएगा आपका ऐसा एक कट, और दूसरा तभी लगेगा जब आप ऊपर जाओगे, और ऐसे छोड़ देना। कोई एग्जैक्ट अपन नहीं बनाते, बस एक आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप से ग्राफ जाता है ना, नेचर पता होना चाहिए। तो एक कट यहां लगा और एक कट यहां लगा, ऐसे। अगर मान लो आपको 4s का बनाना है, ये तो मैंने 3s का बनाया। अगर आपको 4s का बनाना है, साई वर्सेस आर, साई वर्सेस आर 4s का, ध्यान से देखना। तो इसके रेडियल नोड निकाल लूं मैं पहले। तो रेडियल नोड Rn इज इक्वल टू 4 माइनस 0 माइनस 1, मतलब 3, मीन्स 3 कट लगेंगे। और 3 कट कैसे लगाओगे? देखो, एक कट, 2 कट और 3 कट, ऐसे। तो एक ये लगा, एक ये लगा और एक ये लगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेचर है, एग्जैक्ट मतलब नॉट टू स्केल है ये ग्राफ, ऐसे समझ लेना, है ना। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, बस एक नेचर है इस टाइप का। अगर 5s का बनाना है तो बताओ, अगर आप साई वर्सेस आर 5s के लिए बनाओगे तो 5s के लिए निकाल लो पहले, क्या? n माइनस एल माइनस 1, 5s का रेडियल नोड कितने आएंगे बताओ? 5 माइनस 0 माइनस 1, 4, मतलब 4 कट लगाने हैं आपको। तो 4 कट कैसे लगेंगे? देखो ध्यान से देखते जाना, 1 2 3 4 और ऐसा, इस तरीके से छोड़ देना। तो 1 कट, 2 3 और 4, इसी तरीके से यहाँ पे जितने कट हैं वो मैं क्रॉस कर देता हूँ, पहले किया हुआ है। तो इस तरीके से अपन ग्राफ बनाते हैं। इसी तरीके से 6s और 7s का बना सकते हो, समझ गए होगे आप, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहला वाला और रेडियल नोड, जितने रेडियल नोड आते जाओ उतने कट लगाते जाना, ठीक है।
नोट कर लो इसको, फिर अपन साई स्क्वायर के बनाते हैं एस के लिए। अब हमने साई वर्सेस आर के बना लिए, अब साई स्क्वायर वर्सेस आर के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहता ही है। तब आप देखो जो भी पॉजिटिव पार्ट है उसको वैसा ही रहने दो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव ले आओ, तो साई स्क्वायर बन जाएगा। बहुत इजी, देखो ये जैसा पहले था अब भी वैसा ही है, बस ये ग्राफ क्या हो गए अब साई स्क्वायर के हो गए। ठीक है, ये सब ग्राफ अब क्या होगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर। क्या क्या करना है चेंज, देखो जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो वैसा ही रहेगा, नेगेटिव वाले को इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव लाना इस तरीके से। तो जो नीचे था उसको ऊपर ले जाओ, जैसे ये वाला पॉजिटिव पहले से था, ये पहले से था, बस इस वाले नेगेटिव पोर्शन को हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा यहाँ कर्व दे देना है ना, ताकि ग्राफ जैसा लगे, ऐसा शार्प पॉइंट बन, थोड़ा कर्व दे देना। तो नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, इस तरीके से, ऐसा ऐसा नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव कर दो, ऐसा ऐसा इस तरीके से। तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो नहीं आएगा, क्यों, स्क्वायर लगा दिया आपने। नोट कर लो, फिर अपन पी के साई वर्सेस आर समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो पी के लिए बता रहा हूं मैं साई वर्सेस आर, बस पहला वाला आपको ध्यान रखना है। तो पी का पहला वाला ग्राफ ऐसा होता है, ये इस तरीके से, ठीक। अब आपको मान लो 3p का बनाना। अच्छा एक बात बताओ, पहले रेडियल नोट निकाल लो, इसके कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे होंगे, तभी कट नहीं लग रहा कोई। तो साई वर्सेस आर में एक भी कट नहीं है, मतलब 0 नोट आ रहे होंगे, चेक भी कर लेते हैं। n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस एल 1 होता है पी के लिए, और एक और 1 है यहां पर माइनस में ना, तो ये 0 आ गया। तो रेडियल नोट 0 मतलब कोई भी कट नहीं। लेकिन जैसे ही मैं यहां 3p का बनाऊंगा, तो 3p के लिए साई वर्सेस आर, बताओ कितने कट लगेंगे, रेडियल नोट से निकाल लो। Rn इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस 1, Rn1, मतलब एक कट लगाना है। कैसे लगेगा, नेचर ऐसा ही जाएगा, बस एक कट लगा देना, ऐसा नीचे की तरफ ले आना, तो ये एक कट लग गया इस तरीके से। न्यूक्लियस कोई नोड नहीं होता, इस पॉइंट का मतलब न्यूक्लियस है ना, ये कोई नोड नहीं होता, इसके आगे जो कट लगेंगे वो नोड होते हैं। अगला बताओ जरा, 4p का बोलो, 4p का साई वर्सेस आर, 4p का साई वर्सेस आर कैसा होगा, रेडियल नोट से पता चलेगा। रेडियल नोट कितने हैं 4p के लिए, 4 माइनस p के लिए l की वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया आपका 2, मतलब 2 कट लगाने हैं। कैसे लगेगा देखना, ऐसा जाओगे, एक कट और ये दूसरा कट ऐसे छोड़ देना, ठीक है, एक कट ये लग गया और दूसरा कट ये लग गया, फिर ऐसे छोड़ देना इसको, ये 4p का हो गया। इसी तरीके से आप बाकी सारे बना सकते हो, समझ गए होगे, मैंने 2p 3p और 4p बता दिया। अगर आपको 5p बनाना है, 3 कट लगा देना, एक ये दूसरा ये, फिर नीचे ले आके छोड़ देना, ऐसे इस तरीके से बनते रहते हैं ग्राफ। अब एक आपको जादू दिखाता हूं, बहुत इजी, देखना, जो ग्राफ 2p का है वही होता है 3d का, कितना अच्छा काम हो गया, वही होता है 4f का, f तक ही बनाएंगे, आगे बनाना है तो 5g का भी यही होगा। जो 3p का है वही होगा 4d का और वही होगा 5f का, और जो 4p का है वही होगा 5d का और वही होगा 6f का। नेचर सेम होगा, मैं ये बोल रहा हूं। डिफरेंस क्या रहेगा, 2p वाले का पीक थोड़ा पहले रहेगा, क्यों, 2p का जो पीक है वो कहां मिलेगा, n इक्वल टू 2 पे मिलेगा, जबकि 3d का पीक n इक्वल टू 3 पे। तो अगर मैं 2p 3d और 4f को आपको एक साथ दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ध्यान से देखना। 2p अगर ऐसा दिखेगा तो 3d ऐसा दिखेगा और 4f ऐसा दिखेगा, समझ गए बात को। ये पीक पहले आ रहा है, इसका पीक बाद में आ रहा है और इसका पीक थोड़ा बाद में आ रहा है, ये 2p, ये 3d, ये 4f, नेचर सेम है, बस क्या डिफरेंस है, 4f आपको 4th ऑर्बिट में मिलेगा, 3d आपको 3rd ऑर्बिट में मिलेगा, 2p आपको 2nd ऑर्बिट में मिलेगा, नेचर वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने pk, dk और f मतलब pdf के मैंने आपको ग्राफ बता दिए, कौन से वाले, साई वर्सेस आर वाले, ये नोट करो, फिर हम साई स्क्वायर वाले पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं साई स्क्वायर पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर केस 1 की जगह केस 2 कर दूं, साई की जगह साई स्क्वायर कर दूं, और जैसे ही मैंने साई स्क्वायर किया तो सभी जगह क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव ले आएंगे, तो क्या करेंगे, यहां का जो नेगेटिव पार्ट है इसको हम पॉजिटिव ले आएंगे इस तरीके से,
और यहां का जो नेगेटिव पार्ट है उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव ले आएंगे इस तरीके से ऐसा। ठीक, आगे के जितने भी नेगेटिव होंगे वो सारे अपन को पॉजिटिव। बस क्या करना है, साई से साई स्क्वायर जाने के लिए नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव पार्ट को छेड़ना नहीं है। नोट कर लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या जिसको डी फंक्शन भी हम बोलते हैं। तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, न्यूक्लियस से किसी r डिस्टेंस पर जाकर एक स्फीयर बनाओ और एक dr का एलिमेंट ले लो, तो वहां पर प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी हम यहां से पता करते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं डी फंक्शन, और ये फंक्शन होता है 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर dr। ठीक है, ये फंक्शन होता है, इसका हमें बनाना है वर्सेस r, इसको हम बोलते हैं डी फंक्शन। डी फंक्शन वर्सेस r हम बनाएंगे, तो कैसे कर बनाना, देखो पहला 1s के लिए डी फंक्शन वर्सेस r, बस पहला आपको ध्यान रखना, देखो पहला वाला होता है ऐसा इस तरीके से। ठीक, तो डी फंक्शन वर्सेस r जो है वो ऐसा होता है 1s का। अब जो ग्राफ 1s का होता है वही 2p का, वही 3d का और वही 4f का। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई हमारे लिए। बस डिफरेंस क्या होगा, स्पीक का डिफरेंस होगा। अगर मैं चारों ग्राफ एक साथ आपको बना के बताऊं तो कुछ ऐसा होगा, 1s का ऐसा जाएगा, 2p का ऐसा, 3d का ऐसा और 4f का ऐसा। मतलब ये जो पीक हैं वो शिफ्ट होते जाएंगे। तो ये 1s, ये 2p, ये 3d, ये 4f, नेचर सेम टाइप का रहेगा, क्योंकि 4f आपको फोर्थ ऑर्बिट में मिलेगा, 3d थर्ड में, 2p आपको सेकंड ऑर्बिट में और 1s आपको फर्स्ट ऑर्बिट में मिलेगा। इसी तरीके से अगर मुझे बनाना है सेकंड वाला 2s का, जो 2s का होगा वही 3p का, वही 4d का और वही किसका होगा, 5f का। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो डी फंक्शन वर्सेस r का जो ग्राफ है वो ऐसा होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, एक छोटा पीक और एक बड़ा पीक, ऐसा इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, पीक को बढ़ाते जाएंगे ऐसे। तो ये किसका हो गया, 2s, 3p, 4d और 5f का, ऐसा। और ये जो होंगे ये आपके रेडियल नोड होंगे। निकाल के देख लेते हैं Rn रेडियल नोड। बताओ 2s में कितने आएंगे, 2s में रेडियल नोड आएंगे आपके कितने, n माइनस l माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है रेडियल नोड का। तो 2 माइनस 0 माइनस 1, एक मतलब एक कटाएगा, यहां पे एक कर्व का चेंज होगा। इसी तरीके से आप 3p का निकालोगे तो भी 1 आएगा, 4d में भी 1 आएगा, 5m में भी 1 आएगा। ऐसे ही अगर आपको मान लो थर्ड वाला बनाना है, 3s, 4p, 5d और 6f का, तो आप क्या करोगे, पीक बढ़ाते जाओगे। जैसे इस वाले का पहला पीक ऐसा था, दूसरा ऐसा था, तीसरा और बढ़ा देना, और ये नीचे यहां टच होंगे, है ना, इस तरीके से। ऐसा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पीक क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और जो पीक मैक्सिमम होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसी तरीके से आप क्या करो, अगर आपको मान लो 4s का बनाना है तो आप क्या करोगे, एक पीक और ऊपर बढ़ा दोगे ऐसा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ पीक्स बताओ। तो नंबर ऑफ पीक्स जो होते हैं वो होते हैं n माइनस l। इससे आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपसे पूछा 6f में कितने पीक आएंगे, अभी आपको सामने ग्राफ बन रखा है, 3 पीक आएंगे, इससे चेक कर लो। 6f में पीक बता रहा हूं मैं, देखो n की वैल्यू 6 और l के लिए कितनी 3 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 पीक आएंगे। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैंने आपको सारे ग्राफ बता दिए, एग्जाम ओरिएंटेड ही मैंने पढ़ाया, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही खतरनाक मानी जाती हैं, तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। आपको कंसाइज वे में बता दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है इसको नोट कर लो, फिर अपन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। आप कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे नोट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल तो कराई दिया, नोट निकालने वाला आर वाला, जो आपको वेव फंक्शन दिया जाता था। अब डायरेक्ट इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछने के चांसेस होते हैं। देखो आपको पहले फॉर्मूले ध्यान रखने, क्या क्या लिखे हैं मैंने। टोटल नोड n-1 होते हैं, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड n-l-1 होते हैं, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन l होते हैं। अब मैं यहां पर सबसेट लिख रहा हूं और आप आंसर बताते जाना। जैसे मान लो 2s, 3p, 4d, 4f, 3d, ठीक है, ये मैंने लिख दिए। तो टोटल नोड बताओ n-1, n की वैल्यू क्या होती है जो पहले लिखी है, मतलब 2 - 1 कितने आ गए, 1।
इसके 3 माइनस 1 कितने 2, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, इस तरीके से। रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। तो 2 माइनस एल की वैल्यू एस के लिए 0 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 1, ऐसे निकालना है। इसके लिए बताओ 3p के लिए 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया ये 3 माइनस 2 मतलब 1, 4 माइनस डी के लिए एल की वैल्यू 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 1, ठीक। 4 माइनस 3 हो जाएगा उधर। 4f के लिए निकालो 4 माइनस 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 0 रेडियल नोड। 3d के लिए निकालो 3 माइनस 2 माइनस 1, ये भी कितना 0, इस तरीके से। और एंगुलर नोड या नोडल प्लेन L होता है, तो S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, D के लिए 2, इस तरीके से निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, इसको नोट कर लो। फिर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पढ़े उसका एक न्यूमेरिकल कवर करते हैं, बहुत बड़ा सा पार्ट, ठीक है। नोट कर लो पहले आप, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे हम।